हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 की। इस वीडियो में हम आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन किसे कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और उसके बाद हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझें कि इन्वर्स फंक्शन किसे कहा जाता है। इन्वर्स फंक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा या रिवाइज करना होगा कि फंक्शन किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है और क्लास 11th में भी देखा है कि फंक्शन जो है वो एक ऐसा रिलेशन होता है जिसकी एक और सिर्फ एक इमेज बनती है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक मैं डायग्राम बनाता हूँ जिसमें सेट ए है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, सपोज 1 2 3, और सेकेंड सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड देन 9। ऑलराइट, अब अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ या एक रिलेशन बनाता हूँ R फ्रॉम A टू B, और रिलेशन R कुछ इस तरह से है कि जो फर्स्ट एलिमेंट X है उसकी इमेज बन रही है X स्क्वायर से, इस तरह का कुछ रिलेशन है। तो उस केस में 1 की मैपिंग किससे होगी? 1 से होगी। 2 की मैपिंग किससे होगी? 4 से होगी। और 3 की मैपिंग होगी 9 से। अब ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पहला सेट ए है उसके हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज है, इसलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5 7 9, ये 3 एलिमेंट है हमारे पहले सेट में, और दूसरे सेट में एलिमेंट है 5 10 15 25 एंड 81। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, अगर सेम रिलेशन हम बनाएं A टू B और हम x कॉमा एक्स स्क्वायर इस तरह से अगर मैपिंग करना चाहें तो 5 की इमेज बनेगी 25, 7 की इमेज कहीं नहीं बनने वाली है और 9 की इमेज बनेगी 81। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबकी मैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ एक एलिमेंट है 7 जिसकी मैपिंग नहीं हो पा रही है, और इस वजह से ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुई बात? चलिए एक और एग्जांपल मैं लेकर बता देता हूँ आपको। पहले सेट में हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट्स से ए बी सी, और सेकंड सेट में एलिमेंट है पी क्यू आर। ऑलराइट, ये सेट ए है हमारा, सेकंड सेट इज बी। अब यहाँ पर अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन है जिसमें मैपिंग कुछ इस तरह से है कि ए की मैपिंग क्यू से है, पी से है सॉरी, फिर बी की मैपिंग क्यू से है, बी की मैपिंग ही आर से है, और फिर सी की मैपिंग आर से, या मैं एक नया एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर एस से है। ऑलराइट, तो यहाँ जो आप मैपिंग देख पा रहे हैं इस तरह के रिलेशन को भी हम फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। पिछला जो एग्जाम्पल हमने देखा था यहाँ हर एलिमेंट की एक इमेज नहीं थी, 7 की एक इमेज नहीं है, इसलिए इसे फंक्शन नहीं कहा था। लेकिन ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ हर एलिमेंट की एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक से ज़्यादा है, दैट इज़ बी की जो इमेजेस हैं वो 2 इमेजेस बन रही है, और इसलिए इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। सो आई होप कि रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि इन्वर्स फंक्शन किसे कहते हैं। नाम से ही समझ में आता है, इन्वर्स मतलब उल्टा। तो अगर फंक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो उसे हम इन्वर्स फंक्शन कहेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे 4 9 16, और मैं सेकेंड सेट में लेता हूं 2 3 एंड 4। अब अगर मैं रिलेशन बनाता हूं या फंक्शन बनाता हूं f दैट y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x, तो यहां पर 4 की मैपिंग होगी 2 से, देन 9 की होगी 3 से, और 16 की होगी 4 से। ये हमारा एक फंक्शन हुआ। ये फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। अब इसका इन्वर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन का मतलब होता है अपोजिट या उल्टा। यहाँ पर हम मैपिंग कर रहे थे सेट ए से सेट बी पर। अब इन्वर्स फंक्शन जो होगा मैं उसे नया नाम दे देता हूँ, लेट्स से जी फंक्शन। तो उसमें जो मैपिंग होगी वो होगी सेट बी टू सेट ए।
तो यहाँ पर हमें सेट बी को पहले लिखना होगा, जो कि बनेगा 2, 3 एंड 4 का, और सेट ए जो है वो सेकेंड सेट हमारा बनेगा, दैट विल बी 4, 9 एंड 16। ठीक है, अब मैपिंग भी सेम टू सेम अपोजिट होगी, मतलब जहाँ 4 की मैपिंग 2 से हो रही थी, अब 2 की मैपिंग 4 से होगी। तो 2 की मैपिंग 4 से होगी, 3 की 9 से होगी और 4 की 16 से होगी। क्लियर होगी बात? अब यहाँ ये जो मैपिंग हो रही है, इससे नया फंक्शन बन रहा है। अब हमें ये चेक करना होगा कि पहले तो ये फंक्शन वास्तव में बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये जो g है इसे हम एक फंक्शन कह सकते हैं। अब ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये f फंक्शन का इन्वर्स है, अपोजिट है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं इन्वर्स फंक्शन ऑफ फंक्शन f या f, और इसी को हम डिनोट भी कर सकते हैं f इन्वर्स से। ये जो ऊपर मैंने -1 लगाया है ये पावर नहीं है, ये नोटेशन होता है इन्वर्स फंक्शन का, ये इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये जो g फंक्शन है ये f का इन्वर्स होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, या f इन्वर्स फंक्शन होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो आई होप इन्वर्स फंक्शन किसे कहा जाता है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्या हमेशा हर फंक्शन का इन्वर्स होता है या नहीं होता है, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सेकंड एग्जांपल में लेता हूं, -1, 1, 2, 3, और यहाँ पर 1, 2, 4, 5 एंड 9। ठीक है, ये हमने सेट लिए हैं a एंड b, और मैंने एक फंक्शन बनाया है f जहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसकी मैपिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग -1 की मैपिंग 1 से होना चाहिए, 1 की मैपिंग भी 1 से होना चाहिए क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 की मैपिंग होगी 4 से, एंड देन 3 की मैपिंग होगी 9 से। तो ये तो एक फंक्शन हुआ क्योंकि यहाँ हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज है। अब इसका इन्वर्स बनाने की कोशिश करते हैं। इन्वर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे ए और बी सेट को इंटरचेंज करेंगे। तो पहले हम बी सेट लिखेंगे, दैट इज 1, 2, 4, 5, 9 एंड देन -1, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब रिवर्स मैपिंग करते हैं। 1 की मैपिंग -1 से और 1 से होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम 1 की मैपिंग कर रहे हैं, एक तो -1 से और 1 से। फिर 2 की मैपिंग किसी से नहीं होगी, देन 4 की मैपिंग होगी 2 से, तो 4 की मैपिंग हम करेंगे 2 से, देन 5 खाली रहेगा, एंड देन 9 की मैपिंग होगी 3 से, तो 9 की मैपिंग हम करेंगे 3 से। अब यहाँ जो ये रिलेशन बन रहा है इसमें आप देखिए कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेजेस नहीं बन रही है, तो हर एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है फंक्शन की, जो कि यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो इन्वर्स हमने बनाया है ये एक फंक्शन नहीं है, और इसलिए इसे हम एफ फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं कह सकते। तो इन्वर्स फंक्शन होने के लिए उसमें दो बातें होना चाहिए, एक तो वो दिए गए फंक्शन का अपोजिट होना चाहिए, मतलब उसके सेट इंटरचेंज होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर पहली कंडीशन तो है ए और बी सेट इंटरचेंज हो रहे हैं, मैपिंग भी इंटरचेंज हो रही है, लेकिन जो फंक्शन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और इसलिए इसे हम इन्वर्स फंक्शन नहीं कह सकते। ऑलराइट, चलिए, तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फंक्शन इन्वर्स होंगे, कौन से फंक्शन इन्वर्स नहीं होंगे। अच्छा, एक और बात हम समझते हैं कि मैथमेटिकली इन्वर्स फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अभी ऊपर पहला एग्जांपल लिया था उसी बात को मैं लेकर रिपीट करता हूँ। 1, 2, 3 हमने पहला सेट लिया था और दूसरा लिया था 1, 4, 9, ये सेकेंड सेट था हमारा बी। अब यहाँ फंक्शन हमारा था एफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका हमने इन्वर्स बनाया था, 1 की मैपिंग 1 से, 2 की 4 से एंड 3 की 9 से हो रही है मैपिंग। इसका जब हम इन्वर्स बनाएंगे तो ये मैपिंग होगी, पहला सेट होगा हमारा बी जिसमें एलिमेंट होगा 1, 4 एंड 9, सेकेंड सेट होगा हमारा ए जिसमें एलिमेंट होगा 1, 2 एंड 3। अब मैपिंग होगी 1 की 1 से,
4 की 2 से एंड 9 की 3 से, और इसे मैं नया फंक्शन नाम दे देता हूँ g, जो सेट B से सेट A पर ऑपरेट हो रहा है। और अब आप यहाँ पर देखिए क्या मैथमेटिकल रिलेशन हो सकता है। आप देखेंगे कि 1 की मैपिंग 1 से हो रही है, 4 की 2 से हो रही है। 4 की 2 से कैसे होगी, जब हम 4 का रूट करेंगे तो बेसिकली यहाँ अगर हम x का रूट करें तो y आ रहा है, इसलिए यहाँ जो मैथमेटिकल रिलेशन है दैट विल बी y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। और अगर इसे आप पहले वाले से निकालना चाहें तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि ये कैसा आया होगा कि जब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें आप x और y को इंटरचेंज करने की कोशिश करिए कि जो एक्स स्क्वायर है उसे लेफ्ट हैंड साइड लाइए और y को राइट हैंड साइड लाइए, और इसके बाद x की टर्म्स में एक्सप्रेशन लाइए। तो जो एक्स स्क्वायर है उसे x में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो स्क्वायर है उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे रूट में, तो ये बनेगा रूट y। तो x की टर्म्स में जब एक्सप्रेशन आया, इसको फिर x और y को इंटरचेंज करके यहाँ लिख दिया, x की जगह y लिख दिया और y की जगह x लिख दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इन्वर्स फंक्शन का मैथमेटिकल रिलेशन मिल जाता है। तो ये तरीका होता है इन्वर्स फंक्शन का मैथमेटिकल रिलेशन निकालने का। लेकिन ये तो मैथमेटिकल रिलेशन आया है, ये फंक्शन की कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए, वो हमें सेपरेटली चेक करना होगा। यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो g फंक्शन है दिस इज द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f। ऑलराइट, तो ये इन्वर्स फंक्शन क्या होता है ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 1 में भी ये पोर्शन है, काफ़ी डिटेल में वहाँ डिस्कस किया गया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये पोर्शन CBSE ने अभी रिमूव किया है कोविड की वजह से, तो इसलिए वहाँ पर स्किप किया गया है पोर्शन, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे ही फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इसे फंक्शन के नज़रिए से हम देखने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारा फंक्शन है पहला f(x) इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, और हम फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू रखेंगे और हमें उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर इसकी मैपिंग को हम देखें तो आपने ये रिलेशन का ये फंक्शन का डोमेन और रेंज भी पढ़ा होगा। इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ऑल रियल नंबर है, इसका मतलब -∞ से +∞ सारे नंबर्स आएंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ पर्टिकुलर, -π, -π/2, 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π। और यहाँ मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ -1, 0 एंड 1। अब हम इस मैपिंग को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देखिए -π पर अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू -π पर कितनी होगी, 0 होगी, इसलिए -π की मैपिंग होगी 0 से। -π/2 पर ये होगा -1, 0 पर होगा 0, π/2 पर होगा 1, π पर होगा 0, 3π/2 पर होगा -1 और 2π पर होगा फिर से 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये मैपिंग की है। अब आप अगर चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज है, इसलिए ये फंक्शन तो है, क्लास 11th में भी आप डिस्कस कर चुके हैं। अब इस फंक्शन का हम इन्वर्स बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले अभी हम फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं या उसे रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। तो ये हमारा साइन फंक्शन हुआ। अगर इसका आप ग्राफ बनाया होगा आपने क्लास 11th में, तो आपने ग्राफ इस तरह से देखा होगा। ठीक है, ये है π/2, 0, देन π, देन 2π, ये -π/2, ये -π और ये 3π/2। ठीक है, एंड सो ऑन, -∞ से +∞ तक ये ग्राफ पूरा रहेगा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम साइन का बना सकते हैं। इसी तरह से आप कॉस, टेन, कॉट सब के बना सकते हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं कि जब फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू cos x है तो उसमें डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और रेंज होता है -1 से 1। डोमेन का मतलब होता है कि x की क्या क्या वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। तो इसका ग्राफ भी आपने देखा होगा, वो भी दिखने में कुछ साइन जैसा है, थोड़ा सा शिफ्टेड होता है कर्व।
इस तरह से उसका ग्राफ बनता है, ठीक है। 0 पर उसकी वैल्यू 1 होती है, देन π/2 पर 0, देन 3π/2 एंड देन 2π, सॉरी यहाँ आएगा पाई, यहाँ 3π/2 एंड देन यहाँ पर रहेगा 2π, ऑलराइट। इसी तरह से यहाँ पर -π/2, -π, -3π/2 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हैं x की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ आ रही है पूरी, लेकिन जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू सिर्फ 1 और -1 इन्हीं के बीच में आपकी वैल्यूज आएगी। इसलिए डोमेन आपका पूरा रियल नंबर है और रेंज जो है वो सिर्फ -1 से 1 रहेगा, ऑलराइट। अभी अगले फंक्शन की बात कर लेते हैं, दैट इज 10। तो fx इज इक्वल्स टू, अगर 10x होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर है, बट उसमें -π/2 और π/2 और इनके सारे मल्टीपल्स, इन्हें हम छोड़ देते हैं। तो उतना अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझने में कॉम्प्लिकेशंस होंगे। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर, मतलब आप एंगल की जो वैल्यूज़ हैं वो -π/2, π/2, -3π/2 एंड 3/2, इस तरह 3π/2, इस तरह से इनके मल्टीपल्स आप नहीं रख सकते हैं π/2 और -π/2 के। बाकी सारी वैल्यूज़ एंगल के लिए रख सकते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है, आपने ग्राफ इसका बनाया होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ दिखता है, ठीक है। तो ये π/2 और -π/2, यहाँ पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं होती है और इसीलिए ये हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होता है। इसी तरह से फिर 3π/2 एंड -3π/2, वो भी हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ चलता जाएगा। इसमें भी आपको जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर मिलता है, ठीक है। ये क्विक रिवीजन है क्लास 11th का। फिर नेक्स्ट फंक्शन आपने पढ़ा होगा कोटेक्स। कोटेक्स में डोमेन जो होता है वो होता है ऑल रियल नंबर अदर देन 0 एंड पाई के मल्टीपल। तो 0 एंड पाई के मल्टीपल्स को छोड़ देंगे तो बाकी सारे नंबर्स आप ले सकते हैं। और यहाँ जो रेंज होती है वो होते हैं ऑल रियल नंबर्स। इसका जो ग्राफ बनता है वो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। 10 का थोड़ा सा शिफ्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि कोट की वैल्यू 0 जो है उस पर होती है इनफाइनाइट और π/2 पर होती है 0, ठीक है। तो शिफ्टेड कर्व बनेगा यहाँ पर, π/2 पर इसकी वैल्यू रहेगी, पाई पर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी और 0 पर भी इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। कोट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक एक्स, इसमें भी आप एंगल सारे रख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज, बट जो रेंज मिलती है वो मिलती है -1 से 1 के बीच के जो नंबर्स होते हैं उनका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का रेसिप्रोकल मतलब -1 से 1 के बीच में जो नंबर्स है उनका रेसिप्रोकल, और इस वजह से जो रिजल्ट मिलता है वो होता है ऑल रियल नंबर अदर देन -1 से 1 के बीच के नंबर। मतलब -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल में अगर इसे हम हटा दें तो बचे हुए सारे हमारे रेंज हो जाएंगे। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का आपको मिलेगा कि यहाँ बनेगा 0 पर 1 और फिर π/2 पर ये आता है इनफाइनाइट। तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये -1 से 1, -1 से छोटा रहेगा और 1 से बड़ा रहेगा। -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ये नहीं लेता है। कोसेक एक्स का भी कुछ इसी से मिलता जुलता ग्राफ बनता है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे वो मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया है। अब हमने फंक्शन समझ लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ लिया है और इन्वर्स फंक्शन समझ लिया है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहा जाता है। थैंक यू।